नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। विधानसभा के शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक के ध्यान आकर्षण के दौरान राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत कार्यरत संविदा कर्मियों के नियमितीकरण का मामला उठाया। इस पर स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव ने कहा कि नियमितीकरण को लेकर एक समिति बनाई गई है, नियमितीकरण की प्रक्रिया की जा रही है। धर्मलाल कौशिक ने पूछा कि समिति की 2 बैठकें हुई हैं, तो उस बैठक में क्या अनुशंसा की गई। सिंहदेव ने कहा कि कमेटी की अनुशंसा अभी सरकार को नहीं मिली है। 14,000 पदों पर यदि भर्ती की जाएगी तो 300 करोड़ से ज्यादा खर्च होगा। हम दूसरे राज्यों का भी अध्ययन कर रहे हैं। केंद्र और राज्य की सहभागिता से ये नियुक्ति होगी। इधर जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ विधायक देवव्रत सिंह ने खैरागढ़ और छुई खदान में अवैध प्लाटिंग का मामला उठाया। उन्होंने आवास एवं पर्यावरण मंत्री मोहम्मद अकबर से जवाब मांगा कि अब तक कौन कौन सी कार्रवाई की गई है। इस पर आवास एवं पर्यावरण मंत्री मोहम्मद अकबर ने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई का भरोसा दिया। आज विधानसभा प्रश्न में मैंने ध्यानाकर्षण में इस विषय को लाया था और माननीय मंत्री जी ने इसमें अपर कलेक्टर स्तर के अधिकारी से जांच के इसमें आदेश दिए हैं। और हम लोग ये चाहते थे कि सारे लोग जो हैं उनकी कॉलोनियाँ जो अनधिकृत है उन्हें नियमित करा जाए और जो लोगों ने अवैध प्लॉटिंग किया है उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। जो माननीय विधायक के द्वारा जांच की मांग इसलिए की गई कि जिन लोगों ने प्लॉट खरीदा, भूखंड का क्रय किया, उनके विरुद्ध प्रबंधन की कार्रवाई तो की जा रही है, लेकिन जो लोग विक्रेता हैं उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। तो उसीलिए ये पूरे विषय में कुछ कार्रवाई हुई है, कुछ होना बाकी है। तो पूरे मामले की जांच एडिशनल कलेक्टर लेवल के अधिकारी 1 माह के भीतर करेंगे और नियमों के अंतर्गत उनके विरुद्ध जो दोषी हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। छत्तीसगढ़ विधानसभा के 5वें दिन छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी संशोधन विधेयक पर लंबी चर्चा हुई। चर्चा के बाद संशोधन विधेयक को बहुमत के आधार पर पारित कर दिया गया। चर्चा के दौरान कई बार विपक्ष और सत्ता पक्ष के सदस्यों में तीखी नोकझोंक हुई। भाजपा विधायक सौरभ सिंह ने भाषण में उठाया धान खरीदी का मुद्दा। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि आप लोग चिट्ठी लिखने के अलावा करते क्या हैं। इस पर सीएम भूपेश बघेल ने जवाब दिया कि हमारी जिम्मेदारी है, हम उससे पीछे नहीं भाग सकते। 1 दिसंबर से धान खरीदी की शुरुआत हुई है। 40 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हो चुकी है। केंद्र से अब तक उठाव की अनुमति नहीं मिली है। लगातार इसके लिए प्रयास हो रहा है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि आप सोसाइटी को जाम दिखाना चाहते हैं। राज्य सरकार को चाहिए कि वो धान खरीदी की समय सीमा को खत्म करे। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं नेता प्रतिपक्ष की बात का समर्थन करता हूं, लेकिन उन्हें भारत सरकार से FCI के माध्यम से चावल की खरीदी की अनुमति दिलवानी चाहिए। बीजेपी के विधायक शिवरतन शर्मा ने राहुल गांधी का बिना नाम लिए हुए कहा कि कांग्रेस के एक वरिष्ठ विधायक किसानों के मुद्दे के बीच में विदेश चले गए। इस पर सीएम ने जवाब दिया कि ये उनका निजी मसला है। एक तरफ कांग्रेस कृषक बिल का विरोध करती है, उनके घोषणा पत्र में जो कृषक बिल लागू हुआ है वो बातें थी और माननीय इनके नेता कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। और अब तो स्थिति यह है कि ट्वीट करके किसानों को भड़काते भी हैं और स्वयं देश छोड़ के बाहर चले जाते। छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज 5वां दिन भाजपा के सदस्य अपराध और बेरोजगारी के मुद्दे पर स्थगन प्रस्ताव लेकर आए और उस पर काम रोककर चर्चा कराए जाने की मांग की। स्थगन प्रस्ताव नहीं माने जाने पर विपक्ष ने हंगामा कर दिया। इस पर सदन की कार्यवाही 5 मिनट के लिए स्थगित करनी पड़ी। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक और शिवरतन शर्मा ने कहा कि चुनाव के पूर्व जिस तरह से वोट लेने के लिए कांग्रेस ने राजनीति की, लोगों ने विश्वास किया, इंतजार करते रहे, लेकिन अब विश्वास खत्म होता जा रहा है। अधिकारी कर्मचारी समयमान वेतन के लिए भटक रहे हैं। अनियमित कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं। युवाओं को, महिलाओं को, कर्मचारियों को, किसानों को सरकार ने ठगने का काम किया है। उन्होंने कहा कि शिक्षकों की नियुक्ति की पूरी प्रक्रिया 1 हफ्ते में किए जाने की बात सरकार ने की थी, लेकिन दूसरा सत्र आ गया, अब तक प्रक्रिया खत्म नहीं हुई। अतिथि शिक्षकों के वेतन और 15,580 शिक्षकों की नियुक्ति में देरी को लेकर भी विपक्ष ने सरकार को घेरा और सदन से वॉकआउट कर गए। चुनाव में जीतने के लिए तो तरह तरह के इन्होंने लुभावने उनको घोषणा किए, नारा दिए, लेकिन जीतने के बाद में सारे वायदे भुला दिए। चाहते हैं कि सरकार अपने वायदे को अमल करे। इस बात को लेकर के शोर शराबा हुआ और साथ ही इसमें हम लोग सरकार के रवैये को देख करके इसके लिए बहिर्गमन किए। सदन के अंदर उनसे पूछा गया कि अतिथि शिक्षक जो हैं
उसको हम कैसे नियमित करेंगे, उसका कोई जवाब सरकार के द्वारा नहीं है, सिरे से नकार दिया गया है। ऐसा 14,580 नियमित जो शिक्षक होंगे उनकी भर्ती हो रही है। अभी जो ध्यान जो प्रश्न लगा था, क्योंकि जिस समय सत्यापन का कार्य शुरू हुआ उस समय कोरोना आ गया और कोरोना के समय बहुत से लोग इकट्ठे नहीं हो सकते थे एक जगह, इसलिए उसको कि वैसे भी अभी स्कूल बंद है, तो जब स्कूल खुलेंगे तब तभी तो वहाँ पहुँच जा पाएंगे, लेकिन इसको भर्ती को हम तत्काल करने जा रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़ रहे हमारे संवाददाता स्टार जैन। स्टार, 5वें दिन अगर हम बात करें तो बेरोजगारी पर चर्चा करना चाह रही थी बीजेपी, और अगर चर्चा नहीं हो पाई, स्टार आप मुझे सुन रहे हैं तो चलिए, तो 5वां दिन था आज विधानसभा का और काफी हंगामेदार रहा और बीजेपी ने बेरोजगारी पर चर्चा करनी चाहिए, लेकिन 20 सत्र में कार्रवाई नहीं हो पाई और इसी वजह से बीजेपी ने सदन से वॉकआउट कर दिया। तो छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज 5वां दिन जो था, भाजपा के सदस्य अपराध और बेरोजगारी के मुद्दे पर स्थगन प्रस्ताव लेकर आए थे और उस पर काम रोककर वो चर्चा चाह रहे थे और स्थगन प्रस्ताव नहीं माने जाने पर विपक्ष ने हंगामा कर दिया। इस पर सदन की कार्रवाई 5 मिनट तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक और शिवरतन शर्मा ने कहा कि चुनाव के पूर्व जिस तरह से वोट लेने के लिए कांग्रेस ने राजनीति की, लोगों ने विश्वास किया, इंतजार करते रहे, लेकिन अब उनका विश्वास खत्म होता जा रहा है। रायपुर में नियमितीकरण की मांग को लेकर विद्यामितानों का प्रदर्शन 63वें दिन भी जारी रहा। विधानसभा का घेराव करने निकले लगभग 1000 विद्यामितान बूढ़ा तालाब में जमा हुए, यहां से विधानसभा की तरफ कूच किया। स्मार्ट सिटी ऑफिस के बाहर ही पुलिस ने बैरिकेड लगाकर रोक दिया। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच जमकर धक्का मुक्की हुई। महिलाओं ने कई बार बैरिकेड तोड़ने का प्रयास किया। देर तक चली धक्का मुक्की के बीच कई विद्यामितान महिलाएं बेहोश होकर गिर पड़ी, जिन्हें इलाज के लिए एम्बुलेंस से अस्पताल भेजा गया। इस दौरान कई महिला पुलिसकर्मी घायल भी हुए। अपने में चंदा करके खाना खा रहे हैं। सरकार को, यही सरकार जब सत्ता में नहीं थी तो बड़े बड़े वादे की थी, आज सत्ता में आने के बाद केवल अपनी उनकी कुर्सी दिख रही है। बर्बरता जो पुलिस के द्वारा हमारे लिए दिखाई जा रही है, पुलिस की बर्बरता नहीं है, ये शासन की बर्बरता है। ये शासन ने इनको निर्देश दिया है कि इनको जितना मार सको मार लो, जितना तड़पाना है तड़पा लो। जब चुनाव से पहले इतने सारे वादे किए थे हम लोग के, आज तक पूरा नहीं हुआ है। बोला था बाबा जी ने कि 10 दिन के अंदर पूरा कर देंगे करके, आज तक कुछ भी वादा पूरा नहीं हुआ है। हम लोग के पैसे नहीं है। छत्तीसगढ़ में धान का दाम 2500 रुपया देने का मुद्दा अभी खत्म नहीं हुआ कि भाजपा अब सोयाबीन और चना को चुनावी वादे के अनुसार किए न्यूनतम समर्थन मूल्य से खरीदी की मांग सरकार कर रही है। बीजेपी ने वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए कहा कि विधानसभा चुनाव के घोषणा पत्र में कांग्रेस ने वादा किया था कि धान समेत 5 फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदा जाएगा, लेकिन अब तक सोयाबीन 3500 रुपये प्रति क्विंटल और चना 4700 रुपये प्रति क्विंटल पर यह सरकार खरीद नहीं कर पा रही, जिसके कारण किसानों को काफी नुकसान हो रहा है। पूर्व कृषि मंत्री चंद्रशेखर साहू का कहना है कि सरकार धान खरीदी की अंतर की राशि को अब तक नहीं दी है। उन्होंने कहा कि सरकार को अपना वादा पूरा करते हुए 3500 रुपये प्रति क्विंटल में सोयाबीन और 4700 रुपये प्रति क्विंटल में चना की खरीदी करनी चाहिए। चंद्रशेखर साहू ने राज्य सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि आदिवासी क्षेत्रों में मक्का की एमएसपी पर खरीदी भी सही तरीके से नहीं हो रही है। आज हमको हमारे घोषणा पत्र की याद दिला रहे हैं। हम जनता के प्रति जिम्मेदार हैं और जनता से जो वादा किए हैं हम लोग पूरा करते जा रहे हैं। 2 साल के भीतर में 24 से अधिक घोषणाओं को हम लोग पूरा कर लिए हैं। तो लगातार छत्तीसगढ़ के जनता के प्रति हमारी जिम्मेदारी है, उसको पूरा करते जा रहे हैं। किसानों के सामने चिंता है और सरकार केवल धान और बोरा और इसमें उलझी हुई है। मुझे लगता है इस मामले में सरकार चुनौतियों को चिन्हित करे और समर्थन मूल्य में मक्का, धान के साथ साथ सोयाबीन और चना की खरीदी करे।
छत्तीसगढ़ भाजपा अध्यक्ष विष्णुदेव साय सोमवार को रायगढ़ के दौरे पर पहुंचे। इस दौरान साय ने पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से मुलाकात की। बीजेपी के प्रशिक्षण शिविर में शामिल हुए। उन्होंने कांग्रेस सरकार के 2 साल होने पर कहा कि वो दावे से कह सकते हैं कि सरकार पूरी तरह से विफल है। सरकार ने जनता से किया एक भी वादा पूरा नहीं किया। प्रदेश में कानून व्यवस्था चरमरा गई, जिसे नरवा गरवा घुरवा बारी योजना का राज्य सरकार बखान कर रही है। उसमें भी सरकार केंद्र के पैसे और 14वें वित्त की राशि खर्च कर रही है। इसमें गांवों का विकास थम गया। केंद्र 60 लाख मीट्रिक टन चावल लेने वाली है, 9,000 करोड़ रुपए भेज चुकी है, लेकिन फिर भी सरकार कभी बारदानों को लेकर तो कभी धान खरीदी को लेकर केंद्र पर दोष पड़ रही है। राज्य सरकार को धान खरीदी की तारीख बढ़ानी चाहिए। जो बहुत बड़ी पार्टी हो गई है, कई नए लोग भी जुड़े हैं जिनको भारतीय जनता पार्टी के इतिहास के विषय में, रीति नीति के विषय में मालूम नहीं है। तो ऐसे 10 विषयों की जानकारी हमारे जो विषय विशेषज्ञ हैं वो कार्यकर्ताओं को देंगे तो निश्चित रूप से संस्कारवान कार्यकर्ता निर्मित होंगे। ये सरकार के 2 साल हो गए हैं, लेकिन हम ये दावे के साथ कर सकते हैं कि पूरी तरह से सरकार फेल हो चुकी है। नगरनार स्टील प्लांट में प्रभावितों को नौकरी देने में भेदभाव का मामला महिला आयोग तक पहुंच चुका है। अलग अलग चरणों में नगरनार स्टील प्लांट के लिए अधिग्रहित की गई जमीन में 98 महिलाएं ऐसी हैं जो मुआवजे के लिए अपनी दावेदारी कर रही हैं। इनमें से बहुत सी लड़कियां ऐसी हैं जो इकलौती संतान है, जबकि कई ऐसी भी हैं जिन्हें बंटवारे के बाद पिता की संपत्ति में हक मिला है। इन महिलाओं का आरोप है कि जब बेटों को पुनर्वास में नौकरी और मुआवजा दिया जा रहा है तो बेटों के साथ भेदभाव क्यों। अब महिला आयोग के भरोसे हैं और उन्हें उम्मीद है कि आयोग अपनी तरफ से प्रशासन और एनएमडीसी से इस मामले में उचित न्याय दिलाने में पहल करेगा। बहुत सारे बहनें ऐसे भी हैं जो विधवा हैं और पिताजी ये सोच के उनको जमीन दिए थे कि हमारी बेटी का भरण पोषण अच्छे से होगा, लेकिन केवल महिलाओं के साथ एनएमडीसी ने बहुत ही अन्याय को किया है। जो पात्र व्यक्ति होते हैं उनको जितनी तरह की सुविधाएं हैं वो सब दी जा रही हैं। उसके बावजूद भी अगर किसी को लगता है कि किसी का नाम छूट गया है तो उनका एप्लीकेशन लोग देते हैं, उसका हम लोग तहसीलदार के माध्यम से परीक्षण कराते हैं और अगर पात्रता बनती है तो उसको जो पात्रता है उसके हिसाब से उसका लाभ भी उसको मिलेगा। नए साल यानी कि 1 जनवरी 2021 से कई नियम बदलने जा रहे हैं, जिसका असर आपकी जिंदगी पर भी पड़ेगा। नए साल में जीएसटी रिटर्न दाखिल करने के नियम में बदलाव किया जाना है। जो कि व्यापारी जीएसटी फाइल करते हैं उनके लिए जीएसटी की प्रक्रिया आसान होने वाली है। साथ ही जो व्यापारी बोगस बिलिंग करके सरकार से करोड़ों रुपए का इनपुट टैक्स क्रेडिट चुरा रहे हैं उन पर लगाम लग सकती है। केंद्र सरकार ने फर्जी बिलों के आधार पर कर चोरी की घटनाओं को रोकने के लिए नए साल की शुरुआत से जीएसटी नियमों में संशोधन किया है, जिसके तहत 50 लाख रुपए से अधिक का मासिक कारोबार करने वाली इकाइयों को उनकी जीएसटी देनदारी का 1% अनिवार्य तौर पर नकद में जमा करना होगा। दरअसल अभी कई व्यापारी बोगस बिलिंग के जरिए 100% इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर लेते थे, जिससे सरकार को राजस्व की हानि हो रही थी। लेकिन अब सरकार ने इसमें संशोधन कर दिया है, जिसके तहत 1 जनवरी 2021 से जीएसटी के तहत रजिस्टर्ड कंपनियां अपनी जीएसटी देनदारी के 99% के बदले ही इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी आईटीसी का इस्तेमाल कर पाएंगी। हालांकि इस नियम से उन कंपनियों को छूट दी गई है जहां कोई प्रबंध निदेशक या सहयोगी 1 लाख रुपए से अधिक का व्यक्तिगत आयकर जमा कराता है या फिर पिछले वित्त वर्ष में जिसका बिना उपयोग हुआ आईटीसी रिफंड 1 लाख रुपए से अधिक रहा हो। खबर सुन रहे हैं आप जीएसटी के बारे में कि कई फर्जी रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, लोग फर्जी बिल बना रहे हैं और इनपुट टैक्स क्रेडिट पासान कर रहे हैं और सरकार को लगातार चूना लगा रहे हैं। तो सरकार भी अब जाग चुकी है और उन लोगों की खबर लेने के लिए ये परिवर्तन किए हैं। जो भी ये परिवर्तन हुए हैं, मैं व्यापारियों को बता दूं, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं। उनको डरने की जरूरत है जो फर्जीवाड़ा से सरकार को चूना लगाने का प्रयास करते हैं। आंकड़े दिखाते हैं कि जीएसटी के तहत लगभग 1 करोड़ से भी ज्यादा टैक्स पेयर्स रजिस्टर्ड है। इनमें से लगभग 4 लाख टैक्स पेयर्स की ही मंथली सप्लाई 50 लाख रुपए से अधिक है। इन 4 लाख में से भी मात्र 1.5 लाख लोग ही अपनी जीएसटी देनदारी का 1% नकद जमा करते हैं। इसके साथ ही छोटे कारोबारियों को राहत देने के लिए सरकार सेल्स रिटर्न्स मामले में कुछ और कदम उठाते हुए जीएसटी प्रक्रिया को और सरल किया गया है। नई प्रक्रिया में सालाना 5 करोड़ रुपए तक का कारोबार करने वाले छोटे कारोबारियों को जनवरी से वर्ष भर के दौरान सिर्फ 4 सेल्स रिटर्न फाइल करने होंगे।
जीएसटी लागू होने के 2.5 साल बाद पहली बार कारोबार जगत ई इनवॉइसिंग से रूबरू होगा। जिस व्यापारी का सालाना उत्पादन 100 करोड़ रुपए से अधिक होगा, उन्हें ई इनवॉइसिंग जारी करना होगा। ई इनवॉइसिंग के तहत जारी होने वाले हर बिल पर एक यूनिक इनवॉइस रेफरेंस नंबर दर्ज होगा। इससे बोगस बिलिंग और टैक्स चोरी की संभावनाएं काफी कम हो जाएंगी। ये सारे बदलाव टैक्स की चोरी को रोकने के लिए किए गए हैं, लेकिन इसमें सरकार को कितनी सफलता मिलती है ये तो वक्त ही बताएगा। स्टार जैन, IBC 24, रायपुर। और इस वक्त बड़ी खबर रायपुर से। सेक्स रैकेट का पर्दाफाश हुआ है। बसंत विहार इलाके के घर में पुलिस की दबिश, 2 लड़कियां और एक दलाल गिरफ्तार हुआ है। बिहार और दिल्ली की रहने वाली हैं लड़कियां। खमतरई थाना इलाके का ये मामला है। तो बड़ी खबर इस वक्त रायपुर से। तहसीन जैदी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। तहसीन, जानकारी दें। देखिए, ये खमतरई इलाके का गुरुद्वारा है। वहाँ पे ये बसंत विहार एक छोटी सी कॉलोनी है। वहाँ के एक मकान में पुलिस ने दबिश दी है। तो वहाँ पे जब क्योंकि पुलिस के पास सूचना थी कि वहाँ पे सेक्स रैकेट का चल रहा है, तो उसके बाद जो CSP उर्ला हैं अक्षय कुमार, उनके नेतृत्व में एक टीम बनाई गई। उसके बाद उनको वहाँ भेजा गया। भेजने के बाद वहाँ जब दबिश दी गई तो वहाँ पे जो ये सूचना थी वो बिल्कुल सही निकली। पॉइंटर के बाद भेजा गया था। उसके बाद ये कार्रवाई की गई। तो उसमें 24 साल की एक दिल्ली की युवती को गिरफ्तार किया है। उसके बाद माझी बिहार 24 साल की युवती, इसको भी गिरफ्तार किए गए। इसके अलावा वहाँ पे 40 साल की जो सीमा श्रीवास हैं, ये किराए पे लेके इस पूरे सेक्स रैकेट को संचालित कर रही थी, तो उनको भी गिरफ्तार किया गया। और इसके अलावा जो इनका इन युवतियों को जो लाया था, इनका जो दलाल है अंगराज सिन्हा, जो रायपुर के ही संतोषी नगर लक्ष्मी नगर का रहने वाला है, टिकरापाड़ा थाना इलाके का, तो गिरफ्तार किया है। तो कुल मिला के ये 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया और पीटा एक्ट की कार्रवाई खमतरी थाना में की गई है। और ये भी बात सामने आई है कि ये जो युवतियां हैं जो दिल्ली और बिहार की हैं, ये पहले भी यहाँ पे आ चुकी है। अभी फिलहाल पुलिस इस बात की पूछताछ कर रही है कि इनको कौन लाया था। लेकिन एक बड़ी कार्रवाई जो है पुलिस के द्वारा यहाँ की गई है कि एक सेक्स रैकेट का खुलासा राजधानी रायपुर में हुआ। क्योंकि अभी आगे आने वाले दिनों में जिस तरीके की इस बात की IBC 24 के बाद भी इस बात की सूचना थी कि आने वाले जो नए साल का जश्न है उसके लिए कुछ युवतियां बाहर से आई हैं और इस तरीके की जानकारी भी आई थी। उसके बाद ये पुलिस की कार्रवाई हुई है। तो अब देखने वाली बात है कि पुलिस इनके जो मुख्य सरगना है वहां कब तक पहुंच पाती है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तहसीन जानकारी के लिए। पुलिस के लाख दावों के बावजूद रायपुर शहर के डांस बार गुलजार नजर आते हैं और शराब और शबाब की महफिल जमती है। ये नज़ारा शहर के VIP रोड स्थित जुक बार का है, जहां पर बिना रोक टोक के वीकेंड पर स्पेशल DJ बुलाया जाता है। जहां एक तरफ पुलिस कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण का हवाला देकर सभी होटल बार, सभी डांस बार समय पर बंद करने का दावा करती है, लेकिन वही पुलिस के इस दावे को धता बताकर ये डांस बार बिना किसी खौफ के सुबह तक खुले रहते हैं। IBC 24 की टीम भी इस डांस बार में रात 12 बजे के बाद पहुंची तो नजारा कुछ मुंबई जैसा दिखाई दिया। इस दौरान डांस बार में खुलेआम शराब और नाबालिगों को हुक्का समेत सूखा नशा परोसा जाता है, जिसके लिए इस डांस बार में अलग से स्मोकिंग जोन बनाया जाता है। IBC 24 की टीम को इस डांस बार में कई संगीन आरोपी भी नजर आए। इसके अलावा इस डांस बार में वीकेंड को रायपुर समेत दुर्ग, भिलाई समेत आसपास के जिलों की युवतियां भी दिखाई दी। इस डांस बार के बारे में जब जानकारी जुटाई गई तो इस डांस बार में 3000 रुपए का कूपन दिया जाता है, जिसे रिचार्ज करवाकर एंट्री दी जाती है। साथ ही इस डांस बार के बाहर नशे में धुत युवकों का विवाद भी होता है, जिसे वहां मौजूद डांस बार के बाउंसर के द्वारा सुलझा लिया जाता है। यदि पुलिस समय रहते इन डांस बार को बंद नहीं कराया तो क्वींस क्लब जैसी गोलीबारी की घटना से इनकार नहीं किया जा सकता। ब्रिटेन से जांजगीर शादी कार्यक्रम में पहुंचे दंपति के संपर्क में आए 32 लोगों की कोरोना जांच में एक ही परिवार के 6 लोग पॉजिटिव मिले, जिन्हें एम्स रायपुर में भर्ती किया गया है। इन लोगों में कोरोना के नए स्ट्रेन की स्थिति की भी जांच की जा रही है। दूसरी ओर ब्रिटेन के दंपति के नागपुर में होने की सूचना के बाद जांजगीर चांपा कलेक्टर ने नागपुर जिला प्रशासन को पत्र भेजा है। ब्रिटेन से जांजगीर आने वाले दंपति की कोरोना जाँच के संबंध में अभी स्वास्थ्य विभाग को कोई अपडेट नहीं मिला है। इधर स्वास्थ्य विभाग ने सैंपल जांच के दायरे को बढ़ाने की बात कही है। शादी समारोह में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए थे, जिसमें 32 लोगों का सैंपल लिया गया। इसमें एक ही परिवार के 6 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव है, जो जांजगीर के वार्ड 13 के रहने वाले हैं। कॉन्टेक्ट में आए लोगों की सैंपलिंग किए गए थे, उनमें से 6 लोग पॉजिटिव आए। राज्य शासन के निर्देशानुसार सभी
7 लोगों को पिछली रात जो है उसमें एम्स रायपुर के लिए भर्ती कराए गए हैं। रायगढ़ जिले में धान की बम्पर खरीदी ने जिला प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। जानकर हैरानी होगी कि पिछले 28 दिनों में ही जिले में धान खरीदी का आंकड़ा 25 लाख क्विंटल तक पहुंचा। खास बात यह है कि जिले में अब तक सिर्फ 45% खरीदी हुई। करीब 55,000 किसानों ने धान ही नहीं बेचा है। ऐसे में धान खरीदी का आंकड़ा 55 लाख क्विंटल से भी ज्यादा जाने का अनुमान है। खरीदी के बढ़ते आंकड़े को देखते हुए राज्य शासन ने अधिक खरीदी करने वाली समितियों पर विशेष निगरानी रखने और खरीदी की मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर के निर्देश पर 12 टीमें बनाई गई जो कि ऐसी समितियों पर निगरानी रखेगी। इतना ही नहीं, दागी समितियों में धान के स्टॉक की हर दिन जांच के निर्देश दिए गए हैं। वहीं मामले में भाजपा राज्य सरकार पर किसानों को परेशान करने का आरोप लगा रही है। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।